नमस्कार। दूरदर्शन हैदराबाद के चमेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शहर के एक प्रसिद्ध त्योरीकार डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी से मिलवाती हूँ। शर्मा जी किसी तरह की पहचान के मोहताज नहीं है। ये अब तक एक प्रोफेसर, एक गद्यकार, एक आलोचक, एक समीक्षक और एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी इतनी सारी प्रतिभाओं में मैं आपको मूल प्रतिभा कवि रूप से आज आपको परिचित करवाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शर्मा जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव गंगाधारी में जन्म लिए। उत्तर भारतीय संस्कृति, तहजीब, तमीज में पले बढ़े और वहां से शिक्षा की शुरुआत करते करते वे केंद्रीय सरकार तक पहुंचे। प्रारंभिक जो वातावरण था उनका घर का, साहित्यिक, संशास्त्रीय और संगीतमय था। इनके पिताजी श्री चतुर्देव शर्मा जी थे व्याकरणकार थे, तो इस तरह से एक पारिवारिक माहौल का असर इन पर अलग संस्कार के रूप में पनपता गया। शर्मा जी, अभी मैं आपका जीवन वृत्त देख रही थी, उससे पता चला कि आप बचपन से ही लिखते रहे हैं। तो बचपन से लिखते रहने का जो दौर शुरू हुआ वो किस रूप में शुरू हुआ, वो आप दर्शकों को बताइए। डॉक्टर सुषमा, आपके माध्यम से मैं दूरदर्शन के श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आरंभिक दौर मेरे रचनाकर्म का किस प्रकार का था, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं यह नहीं मानता कि रचनाकार कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है। वह भी आमजन होता है, साधारण व्यक्ति होता है, और जितनी प्रकार की चीजें, जिस प्रकार के वातावरण के द्वारा आमजन प्रभावित होता है, उन्हीं सब चीजों से रचनाकार भी प्रभावित होता है। तो आप यूं देखें कि मेरा बचपन इस देश के जिस वातावरण में आकार ग्रहण कर रहा था, उसमें जब मैं लगभग क्या कहें 8 वर्ष का था, तो इस देश में एक बड़ी घटना हुई और वह थी चीन का आक्रमण। बनते हुए मन पर यह बात एक सवाल की तरह अंकित हो गई, लोग लड़ते क्यों हैं, युद्ध क्यों करते हैं। यह एक चीज थी जो मेरे मन को कचोटती थी और आज तक कचोटती है। एक दूसरी चीज जो मैं पूरे वातावरण में अपने बचपन से देखता रहा, मैंने देखा कि गरीबों और औरतों के साथ हमारे समाज में अच्छा सुलूक नहीं होता। इन सब ने मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरे मानस को, मेरी चेतना को बचपन से झकझोरा। एक दूसरी चीज है कि ये तो वो चीजें हैं जो हमें विचलित करती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें आनंदित और अचंभित भी करती हैं। जीवन में, प्रकृति में चारों ओर जो सौंदर्य बिखरा हुआ है, वह भी मुझे आकर्षित करता था। तो वातावरण के इन सब प्रभावों ने मेरे चित्त को उद्वेलित भी किया, आंदोलित भी किया, अचंभित भी किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि मैं अपने विद्यार्थी काल से ही विभिन्न विधाओं में थोड़ा बहुत शौकिया लिखने लगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 14-15 वर्ष की आयु में एक चीज जो मुझे उद्वेलित करती थी, वह थी बेरोजगारी की समस्या, पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या। और मेरे पास जो अपनी रिकॉर्डेड डायरी है, उसमें पहली कविता के रूप में, उससे पहले भी कुछ लिखा होगा, वह सुरक्षित नहीं है, लेकिन पहली कविता के रूप में जो चीज सुरक्षित है, उस कविता का बड़ा विचित्र सा नाम है आज का विद्यार्थी कल का विद्रोही। के वो इस तरह कुछ आरंभ होती थी शायद कि आशाओं के उपवन कारे टूटा एक अनोखा माली, या ऊसर में बीज उगाने वाला अथक परिश्रम हाली, वह देवी थी हंसवाहिनी, वह सिद्धि तू साधक था, इत्यादि इत्यादि। यह कविता
मेरे उस बनते हुए कवि मन का परिचय आपको दे सकती है कि जो अपने चारों ओर के सामाजिक परिवेश से उद्वेलित हो रहा था, चिंतित हो रहा था। आगे चल करके मैं थोड़ा सा और यहां आपका समय लूंगा। आगे चल करके 1971-72 71-72 में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ और या कहें कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस काल में इंदिरा जी जिस तरह से उभर करके एक विश्व नेत्री के रूप में आई, हमारे किशोर मन को ये दोनों चीजें प्रभावित कर रही थी, आंदोलित कर रही थी। और उस समय इसीलिए मेरी जो कविता है वह एक ओर ओज और वीर रस से आप्लावित हुई, तो दूसरी ओर एक राष्ट्रीय चेतना जो है वह मेरे काव्य की आरंभिक भित्ति के रूप में निर्मित हुई। मैं कहूंगा कि इस भीत से, इस नींव से मैं आज तक भी हटा नहीं हूं। राष्ट्रीयता और मनुष्यता, इन दो की चिंता मैं समझता हूं कि एक मनुष्य के रूप में मेरी मूल चिंता है, और मनुष्य होने के नाते ही एक कवि के रूप में भी मेरी यही मूल चिंता है। अच्छा, तो शर्मा जी, जब आपातकाल में आप महाविद्यालय में रहे होंगे, तो उस समय का दौर ऐसा था कि भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, जिसका असर पूरे समाज पर, पूरे राष्ट्र पर पड़ा हुआ था। तो आपने उस दौर में जिस तरह से लेखकों और कवियों को मटियामेट किया गया, कई बार उनको दबाया गया, तो उस दबाने के माहौल में भी किस तरह से अपनी तेजस्विता को बरकरार रखा? आपातकाल को आप युद्ध के साथ न जोड़ें, यानी जो सन 75 से 77 तक का, उसका परिणाम तो रहा 77 तक का इस नहीं, उसका कोई संबंध युद्ध से नहीं है। जी। उसका संबंध इस देश की आंतरिक परिस्थितियों से है, और इस देश में लोकतंत्र के भीतर पनपती हुई तानाशाही प्रवृत्ति से है, जिसने उस समय की एक महान नेत्री को, एक महान लोकप्रिय नायिका को एक तानाशाह के रूप में बदलते हुए देखा। और ये वो समय था जब अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया गया। स्वाभाविक है कि दो प्रकार की चीजें उस समय जनता में प्रचलित थी, और हमारे किशोर मन को, विद्यार्थी मन को ये दोनों चीजें प्रभावित कर रही थी। एक ओर इंदिरा जी का अनुशासन पर्व था, तो दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण का वह दूसरी आजादी का पूरा आंदोलन था। ये दोनों चीजें हमें प्रभावित करती थी, और आगे चलकर भी हमारी कविता में या हमारे सोच में, यहां तक कि हमारे आलोचकीय व्यक्तित्व में भी यह बात दृढ़ हुई। असल में उस दौर से गुजर करके हमारी समझ में यह आया कि अभिव्यक्ति कितनी महत्वपूर्ण चीज है, और अभिव्यक्ति के ऊपर अंकुश लगना कितनी खराब चीज होती है। मैं बाद के दौर की अपनी एक रचना यहां आपको देना चाहूंगा कि गोल महल में भारी बदबू, सीलन और अवसाद। गोल महल में भारी बदबू, सीलन और अवसाद, धूप से टूट गया संवाद। धूप से टूट गया संवाद कि कुर्सी जीवी कीट बोझ से धरती दबा रहे हैं, मोटी एक किताब उसी के पन्ने चबा रहे हैं। दरवाजे हैं बंद, झरोखों तक मलबे की ढेरी। दरवाजे हैं बंद, झरोखों तक मलबे की ढेरी। दीवार रात्रि का आवर्तन है, चमगादड़ की फेरी। इसको दफन करें मिट्टी में, बन जाने दें खाद। गोल महल में भारी बदबू, सीलन और अवसाद। गोल महल में भारी बदबू, सीलन और अवसाद। आपने तो यथार्थ का चित्रण कर दिया। दर्शकों, यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब उनके खुद के निजी व्यक्तित्व निर्माण की ओर बढ़ते हुए
मैं अगले प्रश्न पर आती हूँ शर्मा जी। आप मूलतः विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। विज्ञान का व्यक्ति बड़ा ही वस्तुनिष्ठ होता है और विज्ञान की ओर से वो रूह, वो राह, वो गति, वो मार्ग छोड़कर जिस तरह से आप साहित्य की ओर आए, तो मैं आपको एक वैज्ञानिक के रूप में ज्यादा देखूं या फिर साहित्यिक के रूप में, या फिर यूं कहूं कि आपको विज्ञान ने कितना तराशा और कितना आगे अंदर तक झकझोरा? विज्ञान और साहित्य को एक दूसरे का विरोधी क्यों समझ लेते हैं? चाहे कोई व्यक्ति विज्ञान पढ़ता हो या विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता हो, साहित्य पढ़ता हो या साहित्य के क्षेत्र में काम करता हो, मूलतः तो मनुष्य है। और एक और बड़ी बात है कि सपना देखना दोनों का गुण है। जी हाँ जी। वैज्ञानिक भी सपना देखता है, कवि भी सपना देखता है। और आपने जैसा कहा कि विज्ञान वस्तुनिष्ठ दृष्टि देता है, तो इसे यूं कहा जा सकता है कि विज्ञान हमारे सपनों को ऐसे सपनों के रूप में रूपायित करता है जिन्हें हम साकार कर सकें। और यहीं से वह बिंदु निकलता है कि साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में, आलोचक के रूप में मैं इस समाज को, साहित्य को एक वस्तुनिष्ठ रूप में देखना और देखा जाना पसंद करता हूं। और इसीलिए मैं ये भी मानता हूं कि किसी भी चीज की कोई एक ही व्याख्या या एक ही दृष्टिकोण नहीं हो सकता, बल्कि उसकी अनेक व्याख्याएं, अनेक पाठ और पुनर्पाठ हो सकते हैं। शायद ये विज्ञान की देन है। जिस तरह से आपकी 9 कविता संग्रह और कम से कम 50 समीक्षात्मक ग्रंथ, गद्य ग्रंथ, अनुवाद आदि का भी हम लोग अध्ययन करते हैं, तो हर रूप में आपको देखने के बाद लगता है कि आप पर्दे के सामने कम, पर्दे के पीछे से इस समाज को बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो आप ये लेखन जो प्रक्रिया की ओर बढ़े हैं, तराशने की प्रक्रिया की ओर, इसमें आपका खुद का आत्मसंतुष्टि प्रेरक है या फिर सामाजिक बदलाव की चाह है, या फिर आप ऐसा क्या चाहते हैं साहित्य के माध्यम से जो देना चाहते हैं लेखनी से? इतना सारा जो कुछ भी लिखा गया, सच बात यह है कि वो बहुत कम है और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। ये भी कहा जा सकता है कि संतुष्ट हो जाना समाप्त हो जाना होता है, इसलिए शायद आगे बढ़ने की चाह है, इसीलिए मैं असंतुष्ट हूं। अब रही आपके प्रश्न की बात कि आखिर क्यों लिखा जाता रहा या क्यों लिखा मैंने, तो ये एक शाश्वत प्रश्न है। सदा से ये प्रश्न रहा है कि कोई लिखता क्यों है। इसका कोई एक उत्तर देना अपने आप से और अपनी रचना धर्मिता से बेईमानी करना होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी संवेदना में एक तरफ सौंदर्य बोध रहता है, तो दूसरी तरफ विद्रोह और आक्रोश रहता है। एक तरफ सामाजिक यथार्थ रहता है, तो दूसरी तरफ कल्पना रहती है। इसी प्रकार हमारे रचना कर्म के पीछे भी, उसके मूल में भी कई शक्तियां कार्य कर रही होती हैं। जैसे एक तो यही कि जो हमारे भीतर की सृजनात्मकता है, उसे कुछ रचकर संतोष मिले, कुछ सौंदर्यात्मक कृति आप शब्दों के माध्यम से रचते हैं। यानी काव्य या साहित्य वस्तुतः शाब्दिक कला है, भाषा की कला है। तो इस कला में जब निखार आता है तो आपको संतोष मिलता है, लेकिन यह कलाकार का स्वार्थी हो जाना है। वस्तुतः उसे एक बड़ा आकाश, एक बड़ा परिसर तब मिलता है जब वह अपनी निजी संवेदनाओं को सामाजिक संवेदनाओं के साथ जोड़ता है। इस समाज को देखना, अपने भीतर पकाना और अपने भीतर के उद्वेलन को इस प्रकार व्यक्त करना कि कम से कम कोई एक तो व्यक्ति हमारे लिखे से प्रभावित हो, चिंतित हो, उद्वेलित हो या किसी सौंदर्यात्मक कृति पर मुग्ध हो। शायद ये सारे ही प्रयोजन रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे सामने सामाजिक प्रयोजन
सबसे ऊपर है, जिसे हम काव्य शास्त्र की भाषा में कहते हैं शिवेतर क्षतये। जो शिवेतर है, जो अशिव है, जो अमंगल है, जो समाज के लिए अहितकर है, यदि कहीं कुछ ऐसा है तो एक रचनाकार के रूप में मेरा यह सामाजिक दायित्व है कि मैं उसे उघाड़ कर लोगों के सामने रखूं, भले ही वो कितनी दूर तक जाता है ये बाद की बात है। मैंने अपना कर्म किया, इससे मुझे संतोष मिलता है। शर्मा जी, यहाँ आपसे एक छोटी सी कविता उदाहरण के रूप में सुनना चाहूंगी, दर्शक भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि इस कविता के बिना यह पूरा साक्षात्कार अधूरा है। कविता है बहुत छोटी सी 8 पंक्तियों की। जी। शीर्षक है द्वा सुपर्णा। इसका संबंध एक मिथक से या एक उपनिषदीय पक्षी से है कि 2 पक्षी हैं या एक ऐसा पक्षी है जिसके 2 मुंह हैं। अब यह वहां आध्यात्मिक था, अब इसे आज के परिवेश में आप देखें कि एक डाल पर बैठे हैं वे दोनों, एक डाल पर बैठे हैं वे दोनों, दोनों के पंख सुनहरे हैं, पेट भी दोनों के हैं। दोनों के पंख सुनहरे हैं, पेट भी दोनों के हैं। एक का पेट भरा है, वह फिर भी खाता है। एक का पेट भरा है, वह फिर भी खाता है। दूसरे का पेट खाली है, वह फिर भी देखता है। एक का पेट भरा है, वह फिर भी खाता है। दूसरे का पेट खाली है, वह फिर भी देखता है। केवल देखता है। कब तक देखते रहोगे यार, कब तक देखते रहोगे यार। बेहतरीन। और दूसरी छोटी सी कविता, परसों तुमने मुझे चीखने वाली गुड़िया समझकर जमीन पर पटक दिया और पैरों से रौंद डाला, पर मैंने कोई शिकायत नहीं की। कल तुमने मुझे अपने खूंटे की गाय समझकर मेरे पैरों में रस्सी बांध दी और मेरे थनों को दूह डाला, पर मैंने कोई शिकायत नहीं की। आज तुमने मुझे अपने हुक्म का गुलाम समझकर गरम सलाख से मेरी जीभ दाग दी है और अब भी चाहते हो मैं कोई शिकायत न करूं। नहीं, मैं गुड़िया नहीं, मैं गाय नहीं, मैं गुलाम नहीं। मैं गुड़िया नहीं, मैं गाय नहीं, मैं गुलाम नहीं। बहुत खूब। दर्शकों से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूं। स्वागत है दर्शकों, शर्मा जी से वार्तालाप का अगला अंश जारी है। शर्मा जी, दर्शकों से एक ये भी बात बतानी है कि तकनीकी संसाधनों ने किस तरह से साहित्य की सभी विधाओं को आगे बढ़ाया है, निखारा है, एक तरह से कहा जाए तो बड़ा सरल कर दिया है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कविता एक ऐसा अंश है जो कहीं न कहीं तकनीकी के बीच में उलझ कर रह गई है, और आप एक तकनीकी कार कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, बहुत अधिक सक्रिय भी रहते हैं तकनीकी रूप से। तो आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये कविता प्रासंगिकता अपना खो रही है या बढ़ा रही है या बचा रही है या जूझ रही है। जब भी कोई नई चीज होती है तो लोग शुरू में प्रतिरोध करते हैं, थोड़ा डरते हैं। मैं इसे यूं भी कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम हमेशा ये कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन दूसरी ओर मनुष्य का स्वभाव है कि वह परिवर्तन नहीं चाहता, वह यथास्थिति चाहता है। जैसा चला आ रहा है बस वैसा चलता रहे, सब मजे में है, सब ठीक ठाक है। लेकिन यह उचित नहीं है। जब भी कोई परिवर्तन होता है, चाहे वो प्राकृतिक परिवर्तन हो, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हो अथवा वैज्ञानिक या तकनीकी परिवर्तन हो, हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। और इन बदली हुई परिस्थितियों में हमें अपने रचना कर्म और कहें कि संप्रेषण की जो तकनीकें हैं उन्हें बदलने की जरूरत है। एक जमाना था कि लोग मौखिक कविताएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सुनाते थे, सुनते थे, याद रखते थे। फिर कागज आ गया, चीजें बदल गई। उसके बाद प्रेस आ गई और चीजें बदल गई, पत्र पत्रिकाएं, अखबार आ गए, किताबें आ गई। अब इंटरनेट आ गया है, अब मोबाइल आ गया है, अब आपके पास
बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनके द्वारा आप अपनी बात को क्षण भर में संपूर्ण विश्व में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको तकनीक से जुड़ना पड़ेगा, उससे भागने या उसे गाली देने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब स्क्रीन के आ जाने से किताब चली गई। नहीं, किताब भी जिंदा है, जिंदा रहेगी और स्क्रीन उस किताब को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि इंटरनेट आदि ने जहां कथाकारों को यह एक सुविधा दी है कि दुनिया भर की सारी सूचनाएं उन्हें एक स्थान पर मिल जाती हैं और वे अपने लेखन को अधिक प्रामाणिक और वैविध्यपूर्ण बना पाते हैं, वहीं दूसरी ओर कविता को एक बहुत बड़ा विश्व मंच जो है वो इंटरनेट के रूप में प्राप्त हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि इधर कविता की ओर लोग तेजी से लौट रहे हैं और इस लौटने का कारण यही है कि जिस तरह की प्रौद्योगिकी के बीच में एक रूटीन चक्र के बीच में मनुष्य जी रहा है, ऐसे में उसे अपने मन की ओर लौटने की जरूरत महसूस होती है। और जब जब आप अपने मन की ओर लौटना चाहेंगे, अपनी निजता में लौटना चाहेंगे, तब तब आपको कविता के पास आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि कविता अब प्रासंगिक हो रही है, बिल्कुल नहीं, कविता प्रासंगिक है, लेकिन यह युग महाकाव्यों का युग नहीं है। हो सकता है यह युग गीतों का भी युग न रहा हो, कुछ नए प्रारूप सामने आएंगे, छोटी छोटी रचनाएं भी आ सकती हैं। गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों के लिए पहले जिस प्रकार के मंचों की आवश्यकता होती थी, उनके स्थान पर अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, नए नए रूप सामने आ रहे हैं। तो मैं तो इसे आशाजनक ही मानता हूं और कवियों से यह उम्मीद करता हूं, संप्रेषणकर्ताओं से यह उम्मीद करता हूं कि वे इस इंटरनेट रूपी सवारी का पूरा लाभ उठाएं। बेहतरीन बेहतरीन। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि शर्मा जी बड़े अच्छे तेवरीकार के रूप में हिंदी साहित्य में उभरे थे। अब उसका नाम कम सुनाई देता है। तो शर्मा जी, आप दर्शकों को ये बताएं कि जब आपने तेवरी कविताएं शुरू की थी, उस वक्त आपके साथ बहुत सारे तेवरीकार सामने आए, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो तेवरीकार पीछे हट गए। क्या उसका दौर अब नहीं रहा, या फिर रहा तो अब वे कहाँ है? देखिए डॉक्टर सुषमा, यहां भी आपकी सूचना जो है वो मिसप्लेस्ड है। सच बात यह है कि तेवरी काव्यांदोलन, जिसके मूल में तेवरदार कविता रचने का एक लक्ष्य हम लोगों ने लिया था, उसमें दो बातें थी कि एक तो तेवर अर्थात आक्रोश या क्रोध या व्यंग्य से युक्त कविता, और दूसरी जो चलती हुई कविता का मूड था उसके स्थान पर एक इस प्रकार का काव्यांदोलन जो कि कविता की मुद्रा के बदलने को भी व्यक्त करे। इससे 80 के दशक में बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़े, युवा मित्र जुड़े, उसके बाद सब अलग अलग स्थानों पर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में चले गए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने लिखना बंद कर दिया या उनकी मुद्रा और उनके तेवर बदल गए। मैं यहां अपने एक दो मित्रों का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रोफेसर देवराज हैं, हमारे अलीगढ़ के मित्र जो है रमेश राज हैं और ज्ञानेंद्र साज हैं। इसी तरह शिवनेत्र पत्रिका निकालने वाले हमारे एक मित्र शिव कुमार थदानी हैं। ये तमाम लोग बड़े समर्पण के साथ आज तक तेवरी रचना कर्म में प्रवृत्त हैं। और अभी 2 वर्ष पहले ही मेरा अपना कविता संग्रह आया, धूप ने कविता लिखी है, वह 100 तेवरियों का संग्रह है। तो तेवरी चूंकि समाज और व्यक्ति और उसके भीतर के आक्रोश को व्यक्त करने वाला काव्य आंदोलन है, इसलिए वह कभी अप्रासंगिक या पीछे छूटा हुआ नहीं हो सकता। मैं अपने तमाम रचनाकार दोस्तों को जो कि आज भी उस मार्ग पर चल रहे हैं प्रणाम करता हूं। शर्मा जी, आप अंत में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका अधिकांश भाग दक्षिण में बीता,
तो आप दक्षिण के किन कवि को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं या किन से अधिक प्रभावित हुए? आप उनके बारे में बताते हुए कुछ संदेश दर्शकों को भी प्रेषित कीजिए, जिससे कि हमारे दर्शक भी आपके उस भावना को समझ सके। देखिए, दक्षिण के रचनाकारों की अगर बात करें, यानी हमारे समकालीन या हमसे ठीक पहले की पीढ़ी के, तो मैं एक तो हिंदी में काम करने वाले केरल के बड़े साहित्यकार हुए हैं एनी विश्वनाथ अय्यर, उन्हें प्रणाम के साथ याद करता हूं। उनके ललित निबंध बहुत ही आकर्षक और प्रभावित करने वाले मुझे लगते हैं। और हमारे तेलुगु प्रांत के या तेलुगु साहित्यकारों में मुझे सी नारायण रेड्डी और एन गोपी का लेखन जो अनुवाद के माध्यम से प्राप्त हुआ है बहुत आकर्षित करता रहा है। जी, धन्यवाद। तो ये था आज का चमेली कार्यक्रम, जिसमें आप प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी से मिल रहे थे। इनके तेवरीकार रूप, एक गद्यकार रूप, एक समीक्षक रूप और एक महान आलोचक रूप, इनके कितने रूप हैं वह एक साक्षात्कार में पूर्ण नहीं हो सकता, किंतु समय की कमी है, इसलिए दर्शकों आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।